सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल में, और आज हम भारत की आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब क्रांति की बात आती है, विद्रोह की बात आती है, रिवोल्यूशन की बात आती है, अपराइजिंग की बात आती है, तो देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच कम्स इन माइंड, व्हाट इज इट। दोस्तों, विद्रोह, क्रांति हमेशा किसी ताकतवर ओपोनेंट के खिलाफ होती है। इट इज ऑलवेज विद वायलेंट मेथड्स, इट इज ऑलवेज विद अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्टिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन। जब लगातार किसी समाज का, किसी देश का होता है तो एक समय आता है, बहुत सारे कारण बनते हैं, और उसके बाद एक समय आता है कि उसके बाद वो जन एक विद्रोह का रूप शामिल कर लेता है, एक विद्रोह के रूप में सामने आता है और उस सत्ता को हटा देता है। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति को समझने से पहले हमें ये देखना है कि भारत में 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपनी अलग अलग पॉलिसीज के तहत राज किया और भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन किया। जब भी हम किसी क्रांति की बात करते हैं, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो या भारत के 1857 की क्रांति हो, 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वन इज कॉजेज, सेकंड इज इवेंट्स एंड थर्ड इज रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज। कॉजेज, इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज मेक्स अ रिवॉल्यूशन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन ऑल द वेज। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो क्रांति 1857 में भारत में आई, उस क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक और लास्ट में जो आया तात्कालिक कारण। पूरा भारतीय समाज ब्रिटिशर्स के अंदर था, भारतीय समाज के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे थे वो लगातार। भारत के जो नियम थे, कानून थे, धर्म के अंदर इंटरफेरेंस था, भेदभाव की नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति थी, हैवी टैक्स था, और जो टैक्स की जो डिमांड थी वो इतनी हैवी थी कि 1 रुपए की चीज वो 200 रुपए, मतलब 200%, 300%, 400% तक राइज था, टैक्स था। जो लैंड रेवेन्यू था उस पे भी एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेड पॉलिसीज, वन साइडेड ट्रेड पॉलिसीज थी। भारत से कच्चा माल कम कीमत पे, सस्ती कीमत पे, और ब्रिटेन से जो तैयार माल था वो महंगी कीमत पे। द गैप मींस इन ऑल द वेज, चाहे वो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक रूप से कोई अधिकार नहीं देना, कोई सामाजिक अधिकार, कोई आर्थिक अधिकार नहीं, किसी तरह का संवैधानिक अधिकार नहीं, किसी तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं, ओनली ड्यूटीज वर देयर एज फार एज द इंडियंस वर कंसिडर्ड। मीन टू से कि हर तरीके से उन्होंने भारतीयों को दबाया, भारतीयों का शोषण किया, और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फाइनली जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। और जो सैनिक कारण थे वो भी बहुत सारे थे कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, कम फैसिलिटीज दी जाती थी, ब्रिटिश सैनिकों को ज़्यादा वेतन, ज़्यादा फैसिलिटीज, राइट्स ज़्यादा, हथियार उनके पास लेटेस्ट, हमारे सैनिकों को वो सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। तो सैनिक कारण भी एक बड़ा मेजर कारण था। इसके बाद आता है दोस्तों तात्कालिक कारण। जो तात्कालिक कारण मीन्स इमीडिएट कॉज, मीन्स एक ऐसा कारण जिसके बाद एकदम से क्रांति शुरू हो जाती है। सबको पता है चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस जो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर, सेना के अंदर शुरू किए, जिन्हें मुंह से खोल के फेंका जाता था। तो एक ऐसी अफवाह फैली, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे कि एक अफवाह फैली कि जिसमें कि ये चर्बी वाले जो कारतूस हैं इन पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इसे मुंह से खोलना पड़ता है। तो इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल। और भारतीय लोग जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे कारण ऐसे बने, यहाँ पे अफवाहें भी इस क्रांति में बहुत बड़ा योगदान करती हैं कि ये अफवाह थी कि 100 साल ब्रिटिश राज को हो गए तो अब ये राज खत्म होना है। उसके साथ साथ अफवाह थी कि ब्रिटिशर्स ने हड्डियों का जो चूरा है वो इसमें आटे के अंदर मिक्स कर दिया गया है। पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी अलग अलग पॉलिसीज के तहत भारत को कब्जा लिया, भारत पर कब्जा कर लिया।
चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, जो लैप्स का सिद्धांत था जिसके तहत नागपुर, झांसी, सतारा, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर इत्यादि राज्यों को मिला लिया गया। अवध की जो प्रॉब्लम थी वो कोई भी कारण ऐसा ब्रिटिशर्स को नहीं मिल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने मिस रूल के ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा, वाजिद अली शाह वहां पे नवाब थे और उनको भी अवध को भी मिक्स कर लिया। मतलब वन बाय वन दे अनेक्स्ड ऑल इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एज वेल एज other states of India into the British Empire. This led to a huge revolt in India. तो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी में ऐसा कहा जाता है, अंग्रेज इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था जिसे अंग्रेजों ने बहुत आसानी से दबा लिया। दोस्तों ये कतई सैनिक विद्रोह नहीं था, ये एक सैनिक विद्रोह भी था, बट ये पूरे भारत का एक जनमानस का विद्रोह था। अब कारणों के बाद हम आते हैं मेजर सेंटर्स पे। मेजर सेंटर्स की बात करें तो दोस्तों जो है दिल्ली, मेरठ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर और बहुत सारे सेंटर्स जो थे, बहुत सारे सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर थे। और इसमें अगर मेजर बात करें तो वो जो सैनिक क्रांति है, हालांकि मेरठ से पहले अंबाला छावनी में क्रांति शुरू होती है, लेकिन एक सैनिक श्याम सिंह की रिपोर्टिंग की वजह से वो चीज़ इतिहास में नहीं आ पाई, वो चीज़ उस चीज़ को बहुत आगे नहीं ले पाए। इसके बाद मेजर इवेंट्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, कब क्या हुआ, पूरे भारत के अंदर, इवन दिल्ली के नज़दीक, दिल्ली भी क्रांतिकारियों ने कब्जा कर ली थी और 10 मई के बाद 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली में आते हैं। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय जो था वो दिल्ली का बादशाह था और दिल्ली का एक ऐसा ही बूढ़ा बादशाह था जिसके पास रियल में कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसको विद्रोह का नेता बनाया गया। झांसी की रानी थी, कुंवर सिंह थे, या जो एक मेजर लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो एज ए होल, चाहे वो लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे हैं, कुंवर सिंह है बिहार के अंदर, शाहमल हैं, राजा नाहर सिंह हैं, शाहमल जाट नाम का जो व्यक्ति था जिसने बड़ौत के एरिया के पास दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए 84 गांवों पर कब्जा करके अपना प्रशासन, अपना सिस्टम चलाया, न्याय भवन बनाया। इस तरह से पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ, ये क्रांति हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। और एज ए होल अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की दोस्तों, इसके जो रिजल्ट्स थे कि हाँ ये सफल नहीं हो सका, हाँ आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ये असफल भी नहीं हुआ। दोस्तों ये जो विद्रोह था ये एक जन आंदोलन था। इसके नेचर के ऊपर बात होती है, नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था, तो हम कहेंगे कि इट वाज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द मेन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो 90 साल बाद 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, उसकी एक ड्रेस रिहर्सल थी। पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता है। टाइम्स जो न्यूज़पेपर था, पंच जो न्यूज़पेपर था, ब्रिटिश और अमेरिका के जो न्यूज़पेपर थे वो इसको कवरेज देते हैं। और दोस्तों उस समय लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन भारत की थी, 5 लाख लोग मारे जाते हैं। दुनिया की कोई क्रांति आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें 5 लाख लोगों को मारा गया हो। ब्रिटिशर्स ने अपने लेटेस्ट वेपन्स के आधार पर, अपनी पॉलिसीज के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर जरूर इसको दबा दिया, लेकिन इसको असफल नहीं कहेंगे क्योंकि इट वर्कड एज अ बेस फॉर द मेन रेवोल्यूशन, इट वर्कड एज अ बेस फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस जो बाद में जाके हमें मिलती है। अब बात आती है दोस्तों इसका जो नेचर था, नेचर क्या ये एक सैनिक विद्रोह था, क्या ये एक धार्मिक विद्रोह था, क्या ये केवल स्थानीय राजाओं का विद्रोह था, या एक भारत की आजादी की प्रथम लड़ाई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर जैसे क्रांतिकारी इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और दोस्तों हम पाते हैं कि कितने सारे अक्षत्रिय राजा, कितने सारे सैनिक, जब सैनिक पूरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, राजा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, नवाब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, लोकल स्थानीय जमींदार ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, आम जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। 5 लाख जो लोग मारे गए वो 5 लाख सैनिक नहीं थे, वो 5 लाख राजा नहीं थे, वो 5 लाख आम भारतीय थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली के पास बिल्कुल छोटा सा एक गांव लिबासपुर, उद्यमी राम नंबरदार जिसको कि कील से उसके पूरे परिवार को गाड़ा दिया था, जिसके आज भी उदाहरण है। कोल्हू में जो जहां से गन्ने का जूस निकालने का कोल्हू होता है उसमें से इंसानों को पेल दिया था ब्रिटिशर्स ने। जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी वो भी ये दर्शाती है कि एक जन आंदोलन था। दोस्तों 1857 की क्रांति एक शंखनाद थी उस बड़ी आज़ादी के लिए। हाँ कुछ कमियां थी, हाँ मैसेजिंग में प्रॉब्लम थी, हाँ समय से पहले शुरू हो गई, हाँ कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों इसको हम ये नहीं कह सकते ये सफल थी, एक ड्रेस रिहर्सल थी जो मेन इंडिपेंडेंस के लिए काम करती है। और इवन इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। आप दोस्तों आपने सुना है इटली के यूनिफिकेशन में मैज़नी का बहुत बड़ा रोल रहता है, और कार्ल मार्क्स
मार्क्स को पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स, मेजनी जैसे स्कॉलर्स इस विद्रोह के ऊपर, इस 1857 की क्रांति के ऊपर 24 आर्टिकल लिखते हैं। दुनिया की प्रेस में इसे जगह मिलती है, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी इसे कहती है कि एक सिंपल सैनिक विद्रोह था। ये कतई सैनिक विद्रोह नहीं था। एज अ होल कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जो एक मेजर चेंज भारत की जनता की आउटलुक में आया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, परतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत के लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, वो बात आई, उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आया कि यस वी कैन डिफीट द ब्रिटिश, यस अंग्रेजों को हराया जा सकता है, अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है, अंग्रेजों को देश से भारत भगाया जा सकता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि पीठ पर वंश लिए, हाथों में विध्वंस लिए, वो तलवारों से क्रांति की कहानी लिख गई। हो रहा था फैसला जब भारत के भाग्य का, तब खून से अपने स्वराज झांसी की रानी लिख गई, झांसी की रानी लिख गई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।